हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं हरीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों बहुत अच्छे होंगे आप, अपने घर पे कुशल होंगे। साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था जेनेटिक्स, और आज जेनेटिक्स का चौथा वीडियो मैं आप लोगों के सामने अपलोड कर रहा हूं। तो साथियों, इस टॉपिक को आप देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से आज का जो अपना टॉपिक चलेगा, आज का जो अपना स्टडी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उससे एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो साथियों बने रहिए आप मेरे साथ। और अपन का जो टॉपिक निकल करके आ रहा है आज, उस टॉपिक का नाम है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण की बात करेंगे आज अपन। बहुत ही उम्दा टॉपिक है, और आज की वीडियो के दोनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट साबित होंगे आप लोगों के लिए। काफी बार यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। संकर पूर्वज संकरण को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों बैक क्रॉस। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। बैक का मतलब क्या आप सब जानते हैं, सर पीछे होता है। तो यहाँ पर अपन किसकी बात करेंगे? देखो, शंकर आज सोमवार है, तो मैं आपके शंकर पार्वती वाले शंकर की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी आप सोचो कि आज सोमवार तो साहब आज संकरण की बात कर रहे हैं, उस शंकर भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ। उनका आशीर्वाद तो हमारे ऊपर यही भोलेनाथ की कृपा है। तो आप इस शंकर पूर्वज संकरण को सटीक तरीके से आज आप सीख पाएंगे। क्या है, क्या बोलता है अपन को ये? यदि F1 पीढ़ी के पादपों का क्रॉस, ध्यान से देखना, F1 पीढ़ी के पादपों का क्रॉस यदि किसके साथ हो जाए? जनक जीवों के साथ हो जाए, जनक जीवों के साथ करवाया जाए तो उसे कौन सा संकरण बोलेंगे दोस्तों? संकर पूर्वज संकरण बोलेंगे उसको। और अंग्रेजी की बात करें तो बैक क्रॉस कहेंगे इसको। अब आपको डेफिनेशन तो पता चल गई कि F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस जनक जीवों के, जनक पादपों के साथ करवाएंगे। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि F1 पीढ़ी का प्लांट था कौन सा और जनक जीव कौन से थे। तो मैं आपको फिर से रिपीट कराऊं, F1 पीढ़ी के जो पादप थे दोस्तों, F1 पीढ़ी के पादप थे आपके कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। याद रखना मित्रों, विषम युग्मजी लंबे पौधे थे। कैसे थे? विषम युग्मजी लंबे, या फिर इनको अपन कहेंगे अशुद्ध लंबे। ये आपके F1 पीढ़ी का। आपको याद है एकल संकर संकरण जब अपने पढ़ा था, तो F1 पीढ़ी में आपने समयुग्मजी लंबे पादपों का क्रॉस समयुग्मजी बोने पादपों के बीच जब करवाया था, तो आपको 4 प्लांट मिले थे ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। F1 पीढ़ी की बात कर रहा हूं मैं, एकल संकर संकरण की F1 पीढ़ी में। आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, यदि आपने नोट्स बनाए तो आप और भी आराम से देख सकते हैं। तो ये चारों पौधे आपको मिले थे विषम युग्मजी लंबे, या फिर इनको अपन अशुद्ध लंबे के नाम से जानते हैं। अब जनक जीव कौन से थे? तो आपके जनक 2 थे दोस्तों। एक था कैपिटल टी समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी लंबा, जिसे अपन क्या भी बोलते हैं? शुद्ध लंबा पादप भी बोलते हैं। एक तो ये था आपका, और दूसरा था स्मॉल टी। आया ना याद? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। समयुग्मजी बोना, और समयुग्मजी बोने को क्या बोल सकता हूं मित्रों? मैं शुद्ध बोना बोल सकता हूं। तो ये डाटा आपको याद रखना है। फिर आपको मैं बैक क्रॉस चुटकियों में सिखा दूंगा किस प्रकार से संपन्न करवाएंगे अपन। तो F1 पीढ़ी के पादपों का क्रॉस यदि जनक जीवों के साथ करवा दिया जाए तो उसे बैक क्रॉस बोला जाएगा। अब देखो, F1 पीढ़ी है वो संतति पीढ़ी तो है ना, और संतति पीढ़ी का क्रॉस कभी भी जनक के साथ नहीं होता है। लेकिन अपन प्लांट की बात कर रहे हैं, सिर्फ पादपों की बात मैं आपको बता रहा हूं, तो ये संभव हो रहा है, आराम से हो भी रहा है।
तो F1 पीढ़ी के पादपों का क्रॉस जनक जीवों के साथ करवा दिया जाए तो उसको बैक क्रॉस कहा जाता है, संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। F1 पीढ़ी के पादप की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि विषम युग्मजी लंबा जो प्लांट आपका वो F1 पीढ़ी का प्लांट है। और जनक जीवों की बात करें तो दो जनक के बीच अपने क्रॉस करवाया था एकल संकर संकरण में, कैपिटल टी समयुग्मजी लंबा, स्मॉल टी समयुग्मजी बोना। तो ये आपकी डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो चुकी है। F1 पीढ़ी के प्लांट का क्रॉस यदि जनक जीवों के साथ करवा दिया जाए तो उसे क्या बोला जाएगा मित्रों? उसे कहा जाएगा बैक क्रॉस। अब अपन बात करते हैं बैक क्रॉस दो प्रकार का होता है। ये बैक क्रॉस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का है। समझना दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। बैक क्रॉस 2 टाइप का होता है। बैक क्रॉस कितने प्रकार का है मित्रों? 2 प्रकार का है। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं तो अपन इसकी बात करते हैं। एक आता है आपका आउट क्रॉस। आउट क्रॉस को कहा जाता है बाह्य संकरण। अब देखो आउट का मतलब क्या है? बाहर, जैसे गेट आउट, बाहर भाग जाओ, बाहर चले जाओ। आउट का मतलब बाह्य संकरण, क्रॉस संकरण हो ही गया। और दूसरा आता है दोस्तों आपका टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? परीक्षण बोलते हैं, परीक्षण संकरण। जैसे आपका कोचिंग में टेस्ट लगता है तो इसका मतलब आपका परीक्षण किया जा रहा है कि आप किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही कोचिंग में आकर के टाइम पास कर रहे हैं। तो ये आपका बैक क्रॉस 2 प्रकार का हो गया, ध्यान से सुनना। एक आउट क्रॉस बाह्य संकरण, दूसरा टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण। अब अपन बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। तो इनके अंतर्गत क्या होने वाला है? आउट क्रॉस की यदि बात की जाए तो आउट क्रॉस में क्या होगा? F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस, ध्यान से सुनना, F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाएंगे। प्रभावी जनक के साथ करवाया जाएगा। बस यही आपको राम कथा याद करनी है। आपको पता चला F1 पीढ़ी का क्रॉस जनक जीवों के साथ करवाएंगे। अब जनक जीव एक कैपिटल टी था जो प्रभावी होता है, एक स्मॉल टी था जो अप्रभावी होता है। तो आउट क्रॉस में क्या कर रहे हैं दोस्तों? अपने F1 पीढ़ी के पादपों का क्रॉस प्रभावी जनक मतलब कैपिटल टी के साथ करवाएंगे। तो ऐसा संकर पूर्वज संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के पादपों का क्रॉस प्रभावी जनकों के साथ करवा दिया जाए उसे तो कहा जाएगा आउट क्रॉस। क्या कहा जाएगा? आउट क्रॉस। बस आपको इतना याद करना है, F1 पीढ़ी का क्रॉस समयुग्मजी लंबे के साथ वो प्रभावी जनक है। और इधर बात करें तो मित्रों F1 पीढ़ी के पादपों का क्रॉस इसके साथ करवाएंगे, अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे, अप्रभावी जनक के साथ। और मित्रों आपको पता है अप्रभावी जनक कौन सा था? स्मॉल टी समयुग्मजी जो बोना प्लांट था वो आपका अप्रभावी जनक था। आपको पता है ये समयुग्मजी लंबा, ये समयुग्मजी बोना, दोनों ही जनक हैं। बस फर्क क्या है? कैपिटल टी वाला प्रभावी जनक है और स्मॉल टी वाला अप्रभावी जनक है। यहीं से आपका दोनों क्रॉस कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो बाह्य क्रॉस में क्या करेंगे? F1 पीढ़ी का प्लांट कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस प्रभावी जनक यानी कि कैपिटल टी के साथ करवाएंगे। और टेस्ट क्रॉस परीक्षण संकरण में कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ करवाएंगे। मतलब F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों इतना डाटा? आप साथ साथ चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि नोट्स बनाने में आपको बहुत कारगर साबित होंगे। तो F1 पीढ़ी के पादपों का क्रॉस जनक जीवों के साथ करवाएंगे तो उसे बैक क्रॉस कहा जाएगा। F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस प्रभावी जनक के साथ करवाएंगे तो उसे आउट क्रॉस कहा जाएगा। और F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे तो उसे कहा जाएगा मित्रों, क्या बोला जाएगा? टेस्ट क्रॉस बोला जाएगा। अब अपन दोनों की बात कर लेते हैं, क्या होता है, दोनों क्रॉस किस प्रकार से संपन्न होते हैं।
तो मैं पहले बात करता हूं आपके सामने आउट क्रॉस की। आउट क्रॉस मतलब बाह्य संकरण। और क्या परिभाषा होगी बाह्य संकरण की? सर हमें पता चल चुका है कि F1 PD के पादप का क्रॉस किसके साथ करवाएंगे? प्रभावी जनक के साथ करवाएंगे। प्रभावी जनक के साथ करवाएंगे। तो F1 PD का जो प्लांट है मित्रों आपका वो कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको मैं लिख सकता हूं, इधर लिख देता हूं, विषमयुग्मजी लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और प्रभावी जनक कौन सा हो गया? कैपिटल टी। तो विषमयुग्मजी लंबा F1 PD का पौधा है और इसका क्रॉस किसके साथ हो रहा है? प्रभावी जनक के साथ हो रहा है। किसके साथ हो रहा है मित्रों? प्रभावी जनक के साथ। तो विषमयुग्मजी लंबा हो गया आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करवा रहे प्रभावी जनक कैपिटल टी के साथ। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, मुझे पता आप जरूर कैच करोगे इन बातों को। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये आपके गैमेट बने। कौन सा विभाजन है? अर्धसूत्री विभाजन। बार बार बात कर चुके हैं। ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या से आधी हो जाती है, उसको अर्धसूत्री विभाजन बोला जाएगा। ठीक इसी प्रकार इधर गैमेट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या कहलाते हैं दोस्तों? गैमेट कहलाते हैं, युग्मक कहलाते हैं। कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हो गया सर। अब देखो अपन बात करते हैं निषेचन की, क्रॉस करवाते हैं। देखो इसका क्रॉस जब इसके साथ हुआ, बहुत सटीक है, कैपिटल टी। कैसा पौधा? सर शुद्ध लंबा है। कैसा है मित्रों? शुद्ध लंबा। जब इसका क्रॉस इसके साथ हुआ कैपिटल टी, ये भी कैसा है? शुद्ध लंबा है। कैसा दोस्तों? शुद्ध लंबा है। अब इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखेंगे। जब मैंने आपको जेनेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था उसी टाइम बता दिया था कि जो प्रभावी होता है वो कैपिटल लेटर होता है, उसको हमेशा पहले लिखा जाता है। तो ये कैसा प्लांट आपका? अशुद्ध लंबा। और इसका क्रॉस जब इसके साथ हुआ तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी क्या आया है? अशुद्ध लंबा। तो क्रॉस आप समझ चुके होंगे, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है। F1 PD का प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, प्रभावी जनक कैपिटल टी दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे तो दो पौधे तो आए दोस्तों शुद्ध लंबे और दो पौधे आए आपके अशुद्ध लंबे। तो वही जीनोटाइप फिनोटाइप की यदि मैं बात करूं तो फिनोटाइप तो क्या आएगा इसका? आप देख करके बताइए मेरे को। फिनोटाइप का मतलब लक्षण प्ररूप अनुपात, जहां पर लंबे और बोने की बात करते हैं, कितने पौधे लंबे हैं और कितने पौधे बोने हैं। तो आपको साफ दिख रहा है, लंबा एंड लंबा, मतलब 100% आया है। मतलब चारों ही प्लांट कैसे हैं दोस्तों? लंबे हैं। कोई भी बोना पौधा यहाँ प्राप्त नहीं हुआ है। तो संकर पूर्वज संकरण के बेक क्रॉस की अपन बात करें तो बेक क्रॉस का जो पहला टाइप है आउट क्रॉस, उस आउट क्रॉस का फिनोटाइप यदि आपसे पूछ लिया जाए तो फिनोटाइप कितना है? 100% है। मतलब 100% कैसे पौधे प्राप्त हो रहे हैं? लंबे। फिर बात करें दोस्तों जीनोटाइप की, जीन प्ररूप अनुपात की। जीनोटाइप की तो आप साथ देख रहे हैं, ये दोनों पौधे सेम है। देखो कैपिटल टी, इसका मतलब 50% पौधे तो आए शुद्ध लंबे। कैपिटल टी और ये दोनों कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो 50% पौधे कैसे आए? शुद्ध लंबे।
कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अनुपात कितना हो गया मित्रों? 50:50 बराबर 1:1। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये था आपका पहला आउट क्रॉस। F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस अपन करवा रहे हैं प्रभावी जनक के साथ। तो जो पीढ़ी आपको प्राप्त होती है उसमें सारे ही पौधे लंबे आते हैं, सारे ही पौधे लंबे हैं। ये तो कौन सा टाइप है? फिनोटाइप 100% आ गया, चारों प्लांट लंबे हैं। और बात करें जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप में आप जीनों को देखेंगे, ये आपका लक्षण प्रारूप का आनुवंशिकी संगठन जीनोटाइप कहलाता है। कैपिटल टी ये दो पौधे सेम है देखो, और ये दो पौधे सेम है। तो दो पौधे तो है शुद्ध लंबे, दो पौधे हैं शुद्ध लंबे। तो आप देख रहे हैं 50% शुद्ध लंबे, 50% अशुद्ध लंबे। और 50-50 का रेशियो कितना आ गया मित्रों? 1:1। तो ये हो गया आपका आउटर क्रॉस। बैक क्रॉस का पहला टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है, आउट क्रॉस बाह्य संकरण। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो अपन आगे चलते हैं। दूसरा जो आपका आता है उसका नाम लिखा है अपन ने टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब हिंदी में क्या हो गया? परीक्षण संकरण। क्या हो गया दोस्तों? परीक्षण संकरण। तो देखो क्या होगा इसमें, दूसरा पॉइंट आपका टेस्ट क्रॉस, परीक्षण संकरण। अब परीक्षा ली जाएगी, किसकी लेंगे? पादपों की लेंगे। देखो क्या होगा इसके अंतर्गत बात करें अपन, तो F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस, पादप का क्रॉस किसके साथ होगा? अप्रभावी जनक के साथ होगा, अप्रभावी जनक के साथ। और अप्रभावी जनक कौन सा है? कि स्मॉल टी आपका है प्रभावी जनक, और ये है आपका F1 पीढ़ी का प्लांट। दोनों के बीच आपको क्रॉस करवाना है, वेरी सिंपल। तो बात करते हैं F1 पीढ़ी का ये प्लांट कैसा है? विषम, इधर लिख देता हूं मैं, विषम युग्मजी लंबा। कैसा है? विषम युग्मजी लंबा। और वो कैसा है? दोनों जीन समान प्रकार की है, तो हो गया समयुग्मजी। और स्मॉल टी किसका प्रतीक बताया था मैंने आपको? बोनेपन का बताया था। तो ये हो गया आपका समयुग्मजी बोना। तो विषम युग्मजी लंबा F1 पीढ़ी का प्लांट ये हो गया। इसका क्रॉस करवाएंगे इसके साथ में, वही आपका सूत्र विभाजन कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। और ये हो गए मित्रों आपके युग्मक। कौन सा विभाजन हो रहा है? अर्ध सूत्री विभाजन। अब देखो अपन क्रॉस करवाते हैं इनका। तो जब इसका क्रॉस इसके साथ हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसा पौधा आया? अशुद्ध लंबा या विषम युग्मजी लंबा। इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो भी कैसा आया? कैपिटल टी स्मॉल टी अशुद्ध लंबा। समझ में आ गया ना? बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। जब इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो स्मॉल टी शुद्ध बोना। कैसा आया? शुद्ध बोना। और इसका क्रॉस इसके साथ हुआ तो भी आया आपका शुद्ध बोना। तो किसका क्रॉस करवा रहे हैं? F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे। और अप्रभावी जनक कौन सा आपका? स्मॉल टी F1 पीढ़ी का प्लांट कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये आपके संतति पादप प्राप्त होंगे। अब आप देख रहे हैं लंबा, दो पौधे कैसे? लंबे। और दो पौधे कैसे हैं दोस्तों? बोने। तो दो बोने और दो लंबे, दो बोने दो लंबे। तो अपन बात करते हैं इसके फिनोटाइप की। तो फिनोटाइप तो क्या आया सर? दो लंबे हैं दो बोने, तो 50% तो है लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी, और 50% ही क्या है? बोने स्मॉल टी। तो अनुपात कितना निकला? 50:50 बराबर 1:1। तो आपसे यदि कोई पूछ ले
कि टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप क्या आता है। तो टेस्ट क्रॉस का फिनोटाइप क्या गया, 1:1। फिर निकालें इसका जीनोटाइप। तो इसका जीनोटाइप क्या आएगा, अब आप जीन देखेंगे, ये और ये दोनों सेम है ना, और ये दोनों सेम है, तो आपको साफ दिख रहा है 50% पौधे तो है आपके अशुद्ध लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, और 50% पौधे हैं दोस्तों आपके शुद्ध बोने स्मॉल टी वाले। तो इनका रेशियो भी क्या आएगा मित्रों, 1:1। तो बेक क्रॉस की अपन बात करें तो बेक क्रॉस का आउट जो क्रॉस था उसमें फिनोटाइप 100% था, जीनोटाइप 1:1 था। यदि टेस्ट क्रॉस की बात करें तो फिनोटाइप भी 1:1 है और जीनोटाइप भी 1:1 है। ये था मित्रों आपका बेक क्रॉस, 2 प्रकार का था, एक आउट क्रॉस और दूसरा टेस्ट क्रॉस। फटाक से स्क्रीनशॉट मारो। चले आगे। अब देखो अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और वहां से सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको अभी बताऊंगा। एलडीसी, एसएससी, आर्मी, राजस्थान पुलिस, सेकंड ग्रेड, रीट, यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी यहाँ के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इस टॉपिक का सर हमें बेसब्री से इंतजार है, जल्दी कीजिए सर। उस टॉपिक का नाम क्या है, तो साथियों इंतजार की घड़ियां खत्म, और टॉपिक का नाम है मनुष्य में, मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा टॉपिक है, 3-4 क्वेश्चन छोड़ करके जाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार होता है। एक विशेष पॉइंट मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बता चुका हूं जब अपने एसएसपी पढ़े थे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया कब संपन्न होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आ चुका है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया कब संपन्न होती है। ऑप्शन आते हैं निषेचन के बाद, निषेचन से समय, निषेचन के समय, निषेचन से पूर्व। ध्यान से सुनना, निषेचन के बाद, निषेचन के समय, निषेचन से पहले। तो साथियों आप सभी को उत्तर का पता चल चुका है। आप हमेशा इसको याद रखें कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया या लिंग निर्धारण, सारी जीवों की बात करें तो लिंग निर्धारण की क्रिया निषेचन के समय ही संपन्न हो जाती है। 9 महीने बाद आने वाली संतान लड़का होगा कि लड़की होगी वो उसी दिन तय हो जाता है। तो देखो अपन बात करते हैं, लेकर के चलता हूँ उसकी विशेष बेसिक पॉइंटों को, और आप नजर बिल्कुल टिका करके रखें। मनुष्य में, मानव में गुणसूत्रों की भी बात की जाए, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, सभी को पता है सर 46 क्रोमोसोम होते हैं अपने। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र, या फिर कितने जोड़ी, 23 जोड़ी। कितने जोड़ी, 23 जोड़ी। एक जोड़ी में कितने गुणसूत्र आ गए, 2 गुणसूत्र आ गए। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगा था हिस्ट्री का, उस हिस्ट्री के पेपर में लिखा था कि पॉलिटिकल साइंस का था, कंफर्म तो नहीं है, बट ये क्वेश्चन 101% पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के पेपर में कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। और वहाँ पर भी बहुत सारे महाशय लोग ऐसे थे जो सही नहीं कर पाए, मनुष्य में गुणसूत्र ही पता नहीं है। तो आप सोच लो क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो गया, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या फिर कितने जोड़ी, 23 जोड़ी। अब बात करते हैं 46 में से या 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से 22 जोड़ी गुणसूत्र, कितने जोड़ी, 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और स्त्री दोनों में समान होते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों में समान होते हैं। कितने जोड़ी,
22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो पुरुष और स्त्री दोनों में समान होते हैं। और विशेष बात बताऊं तो ये लिंग निर्धारण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। लिंग निर्धारण की क्रिया में कभी भी क्या नहीं लेते हैं मित्रों, भाग नहीं लेते हैं। अब लिंग निर्धारण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए 22 जोड़ी गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहते हैं साथियों अपन अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम, या फिर इन्हें कहा जाता है कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र, तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, और उनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और स्त्री दोनों में समान होते हैं। लिंग निर्धारण की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें अलिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम या फिर कायिक गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। कितने जोड़ी बच गई मित्रों? सर एक जोड़ी बच गई। तो एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो पुरुष और स्त्री दोनों में अलग अलग होते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और स्त्री दोनों में क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र तो दोनों में सेम होते हैं, लिंग निर्धारण की क्रिया में भाग लेते ही नहीं है। लिंग गुणसूत्र हो गए, ऑटोसोम कहा जाता है, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन एक जोड़ी जो गुणसूत्र है वो पुरुष और स्त्री दोनों में अलग अलग होते हैं। पुरुष में होते हैं साथियों अक्ष वाई, और स्त्री में होते हैं अक्ष अक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये लिंग निर्धारण की क्रिया में भाग लेते हैं। लिंग निर्धारण की क्रिया में भाग लेते हैं। ऊपर वाले लिंग निर्धारण की क्रिया में भाग नहीं ले रहे थे, और ये एक जोड़ी गुणसूत्र जो पुरुष में एक्स वाई है, स्त्री में एक्स अक्ष है, लिंग निर्धारण की क्रिया में भाग लेते हैं। इसलिए मित्रों इन्हें कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। बोले तो सेक्स क्रोमोसोम, क्या बोलेंगे, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। तो फटाफट एक बार वापस इनको रिपीट करते हैं। टोटल 46 जोड़ी गुणसूत्र, 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र, इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और स्त्री दोनों में समान, लिंग निर्धारण की क्रिया में भाग नहीं लेंगे। और एक जोड़ी गुणसूत्र पुरुष में एक्स वाई होते हैं, स्त्री में एक्स एक्स होते हैं, जो लिंग निर्धारण की क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम। अब मित्रों अपन बात करते हैं लड़का कब पैदा होता है और लड़की कब पैदा होती है। तो बने रहिए आप, ध्यान से सुनिए आप मेरी बात को। अपन पूरे 46 जोड़ी गुणसूत्र की बात करेंगे यहाँ पर, और कब लड़का पैदा होता है और कब लड़की पैदा होती है, तो इसकी चर्चा अपन करते हैं। देखो ध्यान से देखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ से भी। जब पुरुष का क्रॉस स्त्री के साथ होता है तो ध्यान से सुना क्या होगा, पुरुष के जो गुणसूत्र है वो 44 प्लस अक्ष वाई, स्त्री के गुणसूत्र है 44 प्लस अक्ष। देखो 44 और 44 मतलब 22 जोड़ी तो दोनों में क्या है, समान है। 45वें की बात करें तो 45वां गुणसूत्र पुरुष और स्त्री दोनों में समान है, पुरुष में भी एक्स और स्त्री में भी एक्स। लेकिन 46वें गुणसूत्र की बात करें तो पुरुष में क्या है, वाई, और स्त्री में क्या है, अक्ष। अब अपन जोड़ी की बात करते हैं, इसलिए इनको अपन ऐसे नहीं लिखेंगे कि 45 समान होते हैं, नहीं, अपन लिखेंगे 22 जोड़ी समान होते हैं, मतलब 44 गुणसूत्र समान है, बाकी पेयर में है सारे। तो 44 प्लस अक्ष वाई और 44 प्लस अक्ष अक्ष। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर भी कौन सा विभाजन होने वाला है, अर्धसूत्री विभाजन, और इधर भी कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन। क्या क्या गिमिक बनेंगे, तो आधे गुणसूत्र हो जाएंगे ना। देखो ये मदर सेल है, इनमें से टोटल सेल बनेंगी तो 22 प्लस अक्ष, 44 प्लस अक्ष वाई का आधा 22 प्लस अक्ष, इधर बना 22 प्लस वाई, और ये कहलाते हैं मित्रों शुक्राणु। क्या कहलाते हैं, शुक्राणु, या फिर मेल गेमिट कहते हैं इनको, नर युग्मक कहते हैं। तो मनुष्य के अंदर नर युग्मक कौन होते हैं, शुक्राणु होते हैं, 22 प्लस अक्ष और 22 प्लस वाई। और इधर बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं 22 प्लस अक्ष
और 22 प्लस अक्ष, और ये कहलाते हैं फीमेल गेमिट, मादा युग्मक, जिन्हें क्या कहा जाता है? अंडाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाणु। और आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि शुक्राणु का संयुग्मन जब अंडाणु के साथ होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और बेबी का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान से सुना मेरी लैंग्वेज को, यदि 22 प्लस अक्ष शुक्राणु का संयुग्मन है, 22 प्लस अक्ष अंडाणु के साथ हो गया है, इसका संयुग्मन इसके साथ कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या है? शुक्राणु है। शुक्राणु शुक्राणु का संयुग्मन हो भी गया तो कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। आप चक्कर में मत पड़े रहना, इसका कभी भी इसके साथ नहीं होगा। अंडाणु अंडाणु एक दूसरे से संयुग्मित हो नहीं पाएगा, कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो शुक्राणु का संयुग्मन किसके साथ होगा? अंडाणु के साथ। 22 प्लस अक्ष शुक्राणु का संयुग्मन 22 प्लस अक्ष अंडाणु के साथ हुआ तो प्रोडक्ट बना 44 प्लस अक्ष, यानी कि पुत्री क्या पैदा होगी? लक्ष्मी घर में आएगी। कौन आएगी दोस्तों? लक्ष्मी घर में आएगी। इसी प्रकार 22 प्लस अक्ष का संयुग्मन 22 प्लस अक्ष अंडाणु के साथ हुआ। एक बार इस 22 प्लस अक्ष शुक्राणु का संयुग्मन दोनों प्रकार के अंडाणु के साथ हो रहा है तो भी क्या प्रोडक्ट आया? 44 प्लस अक्ष पुत्री पैदा हुई। सर पुत्री पैदा हो रही है, पुत्र भी होगा क्या कभी? देखो पुत्र भी होगा, डोंट वरी। 22 प्लस 22 शुक्राणु का संयुग्मन 22 प्लस अक्ष अंडाणु के साथ हो गया। 22 प्लस 22 शुक्राणु का संयुग्मन 22 प्लस अक्ष अंडाणु के साथ हो गया तो 44 प्लस अक्ष वाई, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इधर होगा बच्चा, इधर होगी बच्ची, लड़का लड़की। और 22 प्लस वाई शुक्राणु का संयुग्मन 22 प्लस अक्ष अंडाणु के साथ हुआ तो भी 44 प्लस अक्ष वाई पुत्र पैदा होगा। तो आप देख रहे हैं संभावनाएं हैं, 50% पुत्री उत्पन्न होने की संभावना है और 50% पुत्र उत्पन्न होने की संभावना है। एक बार रिपीट करते हैं इसको। टोटल गुणसूत्र 46 या 23 जोड़ी, पुरुष के क्रोमोसोम 44 प्लस अक्ष वाई, स्त्री के क्रोमोसोम 44 प्लस अक्ष और जो सूत्री विभाजन होगा डॉटर सेल के अंदर गुणसूत्र संख्या आधी हो जाएगी। 22 प्लस अक्ष 22 प्लस वाई शुक्राणु, 22 प्लस अक्ष 22 प्लस अक्ष अंडाणु। 22 प्लस अक्ष शुक्राणु का संयुग्मन यदि किसी अंडाणु के साथ हुआ तो 44 प्लस अक्ष वाई पुत्री पैदा होगी और 22 प्लस वाई शुक्राणु का संयुग्मन 22 प्लस अक्ष अंडाणु के साथ होता है तो 101% पुत्र प्राप्त होता है। तो 50% संभावना है लड़की पैदा होने की और 50% संभावना है लड़का पैदा होने की। अब आपको विशेष बात मैं यहाँ से बता देता हूँ, पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से गुणसूत्र की आवश्यकता हुई? वाई गुणसूत्र की। हालांकि देखो आवश्यकता तो दोनों की है, ये वाई जब अक्ष के साथ मिलेगा, मादा वाले अक्ष के साथ मिलेगा, कोई पुत्र पुत्री पैदा होगी, अन्यथा नहीं हो सकती है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पुरुषत्व गुणसूत्र किस गुणसूत्र को कहा जाता है? पुरुषत्व गुणसूत्र किस गुणसूत्र को कहा जाता है? तो आपका उत्तर निकल करके आता है दोस्तों वाई गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा पुरुषत्व गुणसूत्र किसे कहा जाता है, तो आपका वाई क्रोमोसोम हो गया। लड़के की प्राप्ति के लिए कौन से गुणसूत्र को जिम्मेदार माना गया है? वाई गुणसूत्र को। और वाई गुणसूत्र किसमें उपस्थित है? पुरुषों में उपस्थित है, स्त्रियों में तो उपस्थित होता ही नहीं है। अब मैं आपको एक समाज की थोड़ी सी बुरी व्यथा बताता हूँ। यदि किसी लेडी के 5-6 लगातार लड़कियां ही लड़कियां हो रही है तो आप सभी को पता है कि दोष किसको मिलता है? उस माँ को मिलता है जिसके 5-6 लड़कियां पैदा हुई, लेकिन कमी किसकी चल रही है? पुरुष की चल रही है। उस पुरुष को तो कोई कहता नहीं है और उस माँ के ऊपर सब हावी हो जाते हैं कि तेरे तो लड़की पैदा हुई है, वो कोई मशीन तो है नहीं कि जो लड़का पैदा कर दे। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऐसे महानुभाव श्री को आप समझा सकते हैं कि भाई जाकर के चेकअप करवाओ, कमी आपकी है, इनकी नहीं है। तो वाई गुणसूत्र को इसलिए किस गुणसूत्र के नाम से नवाजा गया, माना गया है? पुरुषत्व गुणसूत्र। पुत्र प्राप्ति के लिए जो आवश्यक गुणसूत्र होता है वो आपका वाई गुणसूत्र होता है। तो साथियों ये था आज का आपका टॉपिक, बहुत ही खतरनाक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों के लिए कारगर साबित होने वाला है।
और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिना मिले आप लोगों का जो स्नेह, जो प्यार आप लोगों का हमारे साथ जुड़ा हुआ, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।